वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए अब हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक फैक्ट्स देखने के बाद में सैलरीज के। अब हम देख रहे हैं अलाउंसेस। ठीक है, क्या है ये अलाउंसेस, या इन्हें हम हिंदी में कहते हैं भत्ते। क्या बोलते हैं? भत्ते। तो जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यानी कर्मचारी को, अधिकारी को किसी सुविधा का कैश पेमेंट कर देता है, यानी कोई फैसिलिटीज़ देना चाहता है लेकिन उसका कैश पेमेंट कर देता है, तो वो कहलाता है भत्ता या अलाउंस। लेकिन कैश पेमेंट ना करके फैसिलिटीज़ ही दे देता है तो वो कहलाता है आपका परक्विजिट्स या अनुलाभ या पर्क्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप बाय एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कि कर्मचारियों को दिया जाता है हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। ठीक है, यह HR है, ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा। तो यदि किसी कर्मचारी, यदि मान लीजिए उसका होम टाउन किसी दूसरे शहर में है, जॉब करने किसी दूसरे शहर में आया हुआ है, तो वो रहेगा कहाँ? तो रहेगा जहाँ पर भी वो रहना चाहता है। जो एम्प्लॉयर है वो उसको पेमेंट 5,000 10,000 जो भी शहर के हिसाब से इतना अमाउंट दे देगा कि भैया ये रखो, ये हाउस रेंट अलाउंस है, जहाँ पे आपको किराया देना है वो इस अमाउंट से आप पेमेंट कर सकते हो। तो वो कहलाएगा अलाउंस यानी हाउस रेंट अलाउंस, ये इट्स अ काइंड ऑफ अलाउंस। ठीक, भत्ता। लेकिन यहाँ पर यदि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने क्वार्टर्स ही प्रोवाइड कर दिए, रहने के लिए मकान दे दिए कि भैया ये जो कैंपस है अपना, इसी में जैसे फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयज़ के साथ में होता है, तो ये कैंपस में आप बढ़िया रहिए और ये आपका यहीं पर क्वार्टर्स है। ये तो ये कैश तो पेमेंट नहीं किया बल्कि फैसिलिटीज़ ही दे दी रहने की। इसको बोलते हैं रेंट फ्री हाउस बोलते हैं, RFH बोलते हैं, इसका भी कैलकुलेशन होता है। तो ये RFH की जो फैसिलिटी है, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ दी, इसे कहते हैं परक्विजिट्स या फिर पर्क्स या अनुलाभ भी कहते हैं। अंतर समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पर अलाउंसेस कुछ फुली टैक्सेबल होते हैं, कुछ फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं, कुछ पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड यानी करमुक्त होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट वन है आपका अलाउंस में डियरनेस अलाउंस, या जिसे हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। ये ज़रूर आपने सुना होगा। देखिए, महंगाई हमेशा से रही है। यदि आप पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट फिल्में देख लें तो उसमें कहीं ना कहीं कोई एक्टर एक्ट्रेस या कोई कैरेक्टर जो है वो ये ज़रूर कह रहा होगा कि अरे बेटा आजकल तो बड़ी महंगाई। मतलब सन 1950 1960 में भी लोग कहते थे बड़ी महंगाई है। ठीक है, कभी किसी ने कहा कि अरे आजकल तो बड़ी सस्ताई है, कभी नहीं कहता। महंगाई हमेशा शब्द। तो उस महंगाई की जो क्षतिपूर्ति करने के लिए या उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उस पर रिलीफ देने के लिए महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। डियरनेस का अर्थ आपने समझा होगा या सुना होगा, बिलव्ड बोलते हैं उसको, स्नेह, प्यारा, प्रिय, ये शब्द। लेकिन डियरनेस की डिक्शनरी मीनिंग जो है वो कॉस्टलीनेस भी होती है ना। तो ये मीनिंग यहाँ पे वो महंगाई उसी से बनी है। तो कॉस्टलीनेस या एक्सपेंसिवनेस जो है वो आपका डियरनेस है, यानी महंगाई है। तो महंगाई भत्ता, तो महंगाई भत्ता ये फुली टैक्सेबल होता है। एडिशनल DA भी मिलता है तो वो भी फुली टैक्सेबल होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस DA का, इस डियरनेस अलाउंस का ही एक पार्ट फुल अमाउंट कह सकते हैं या फिर पार्ट ऑफ DA कह सकते हैं, वो कहलाता है DP। ये वो DP नहीं है जो आप समझते हैं, ये DP, इसको बोलते हैं डियरनेस पे, महंगाई वेतन। तो महंगाई भत्ते का ही एक भाग या पूरा भाग, ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको, वो कहलाता है महंगाई वेतन। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो यदि फुलफिल हो जाती हैं तो फिर वो DA नहीं बल्कि DP कहलाता है, ऐसा आप याद रखें। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं? यदि DA, फर्स्ट वन इज अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, या अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट ऐसा कह सकते हैं, या सेवा शर्तों के अधीन मिलता है तो उसे कहते हैं वो DA नहीं बल्कि DP कहलाता है। या फिर DA रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी अवकाश संबंधी लाभ, सेवा शर्तों के अधीन। दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट्स अवकाश संबंधी लाभ की गणना में शामिल किया जाता है तो वो DA नहीं DP कहलाता है। यदि मान लीजिए DA
प्रोविडेंट फंड स्पेशली आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की गणना में शामिल किया जाता है या उसको कंसीडर किया जाता है तो वो डीए नहीं बल्कि डीपी कहलाता है। ये 3 शर्तें, 3 में से कोई भी एक, तीनों नहीं, 3 में से कोई भी एक, यदि तीनों कर लो तो बात अलग है, लेकिन 3 में से कोई भी एक का पालन कर ले डीए तो वो डीए नहीं बल्कि डीपी कहलाता है। डीपी यानी डियरनेस पे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, नगर क्षतिपूर्वक भत्ता। यदि शहर बड़ा रहता है तो बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, तो उसकी क्षति की पूर्ति करने के लिए नगर क्षतिपूर्वक भत्ता सीसीए दिया जाता है। फिर उसके बाद में हाई कॉस्ट लिविंग अलाउंस है, ये भी फुली टैक्सेबल है, सीसीए भी टैक्सेबल है। हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट अलाउंस है, मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए फुली टैक्सेबल होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड। आगे हम पढ़ेंगे इसका कैलकुलेशन। तो एग्जेम्प्टेड कैसे होता है, एक्चुअल रिसीव्ड है या 20% ऑफ बेसिक सैलरी है या 5,000 रुपये फॉर अ ईयर, पर मंथ नहीं, 5,000 रुपये एक साल के लिए। इन तीनों में से जो सबसे कम हो वो कर मुक्त होता है। इसकी गणना बाद में हम आगे चल के करेंगे। फिर उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस, ये भी पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्टेड, सेपरेट कैलकुलेट करेंगे इसको। कर्तव्य पूर्ति के लिए कोई विशेष भत्ता मिल रहा है तो कर्तव्य ऑफिशियल वर्क तो कर रहे हैं, वो कर्तव्य पूर्ति के लिए मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं हो सकता, ये एग्जेम्प्टेड होगा। फिर उसके बाद में है यात्रा भत्ता है या सवारी भत्ता है। तो यहाँ पर सवारी भत्ता या यात्रा भत्ता इन ऑफिशियल वर्क से कहीं पे वो जा रहा है और एक तरह की कर्तव्य की पूर्ति के लिए तो जा रहा है, जैसे फील्ड वर्क पे जा रहा है तो ये एग्जेम्प्टेड ही होगा, टैक्सेबल कैसे हो सकता है। लेकिन यदि एम्प्लॉय ने कुछ राशि बचा ली तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो कोशिश करें कि वो ना बचाएं, खर्च ही कर दे जब मिला है तो, है ना, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सेबल कर देगा। फिर उसके बाद में है यातायात भत्ता या परिवहन भत्ता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए यदि भत्ता दिया जाता है तो ये फुली टैक्सेबल पूर्णतः कर योग्य होता है। भाई यदि मान लीजिए आपको जहाँ पे आपका घर है और ऑफिस है उसकी दूरी 8-10 किलोमीटर 2-5 किलोमीटर है तो कुछ खर्चा तो होगा ना, तो इस तरह से फिर उस दौड़ लगा के तो जाएगा नहीं एम्प्लॉय। फिर उसके बाद में अगला है स्थानांतरण भत्ता है, ये ट्रांसफ़र अलाउंस है, एक जगह से दूसरी जगह एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, फिर निश्चित चिकित्सा भत्ता है, परमानेंट या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, चाहे खर्च बीमारी हुए हो या ना हुए, खर्च किया हो या ना किया, ये तो फुली टैक्सेबल होगा। ध्यान रखें, फुली टैक्सेबल का मतलब ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा अमाउंट ले लेगा कि उनको मिला और उन्होंने कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चलो इधर लेकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसकी सैलरी में ऐड करते चले जाएंगे और फिर जब टोटल बड़ा अमाउंट बन जाता है तो उस पर टैक्स लगा देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि सपोज मेडिकल अलाउंस जो है वो आपको 10,000 पर मंथ मिला, साल भर के 20 मिनट के 1,20,000 रुपये। तो यदि उसको सेपरेट कैलकुलेट करेंगे तो जो मिनिमम लिमिट चले 2.5 लाख की तो वो तो उससे कम है, तो ऐसे में तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो कोई भी अलाउंस कोई भी परक्यूजर्स तो इनकम टैक्स के उसमें पकड़ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बेसिक सैलरी में टैक्सेबल 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 या पार्टी टैक्सेबल जो भी है वो सब जोड़ते चले जाएंगे और फिर उसके बाद में फुल अमाउंट जो है जनरली आप देखेंगे कि 2.5 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। जो मिल रहा है फुली टैक्सेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा अपने डिपार्टमेंट में ले जाएगा, बोले चलो इधर लेके आओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हाँ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में एजुकेशन अलाउंस है, शिक्षा भत्ता। अब शिक्षा भत्ता किसको मिलेगा, कर्मचारी के बच्चों को। क्यों, क्योंकि कर्मचारी तो शिक्षित है तभी तो उसको जॉब मिला। ठीक है, तो शिक्षा भत्ता एजुकेशन अलाउंस या एडुकेशन अलाउंस, प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग। तो एजुकेशन अलाउंस जो है वो 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक। कर्मचारी के 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक एग्जेम्प्टेड, एक का टैक्सेबल होगा। और यदि मान लीजिए उसके एक बच्चा है तो एक बच्चा फुली टैक्सेबल फुली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब उस मतलब जैसे 3 बच्चे हैं तो एक का टैक्सेबल 2 का एग्जेम्प्टेड हो गया। यदि एक है तो फुली एग्जेम्प्टेड क्योंकि उस 2 की लिमिट में आके, एक भी नहीं है तो अलाउंस ही नहीं मिलने वाला। लॉजिकली ध्यान रखें इसको। हॉस्टल अलाउंस ये भी बच्चों के लिए मिलेगा, जो भी मिलेगा 300 रुपये। ठीक है,
300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा देखता हूँ, 2 बच्चों तक कर मुक्त थे। फिर जनजाति क्षेत्र भत्ता है, जैसे कुछ स्टेट है, ट्राइबल एरिया अलाउंस है, एमपी है, यूपी है, असम है, बिहार है, उड़ीसा, त्रिपुरा है, तमिलनाडु, कर्नाटक है। इन क्षेत्रों में जो है, बंगाल भी है, वहाँ पे ये एम्प्लॉय है तो 200 रुपये पर, जो भी मिलेगा उसमें 200 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्टेड होगा। फिर उसके बाद में अगला है अंडरग्राउंड अलाउंस है, भूमिगत भत्ता है। अंडरग्राउंड है ना, कोल माइंस में किसी माइंस में जॉब कर रहा है तो जो भी अलाउंस मिलेगा वो 800 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्टेड होगा। प्रैक्टिस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, कर्मचारी को कह दिया कि भैया आपको प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी, जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर को कहा जाता है, तो उसके बदले में कुछ अलाउंस दे दिए जाते हैं, तो वो फुली टैक्सेबल होता है। फिर वाहन कर्मचारियों को विशेष भत्ता, जैसे सड़क परिवहन निगम में भी एम्प्लॉय है तो पर डे उनका खर्चा होता है ना, तो उनको अलग से अलाउंस मिलता है, वो विशेष भत्ते बोलते हैं उसको। तो वो कैसे टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड होगा, तो प्राप्त भत्ते का 70% या फिर 10,000 रुपये पर मंथ, दोनों में जो कम हो, कैलकुलेट करेंगे हम, सवाल में आएगा ये, तो दोनों में जो कम हो एग्जेम्प्टेड होगा। वार्डन अलाउंस है, हॉस्टल में रहते हैं ना वार्डन प्रॉक्टर, तो फुली टैक्सेबल अलाउंस है। फिर और भी है, ओवर टाइम अलाउंस है, ये टैक्सेबल है। टिफिन अलाउंस टैक्सेबल है, सर्वेंट अलाउंस टैक्सेबल है, रूरल अलाउंस है, ये टैक्सेबल, फैमिली अलाउंस ये टैक्सेबल है। एक है डेपुटेशन अलाउंस है, डेपुटेशन इन्हें प्रतिनियुक्ति कहते हैं उसको, तो ये आपका टैक्सेबल होगा। आ रहा समझ में? चलिए, तो इस तरह से ये लिस्ट है, आप बुक से भी अच्छी तरह से पढ़ें, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम आपको हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन समझें। आ रहा समझ में? ठीक, थैंक यू।